ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार की सियासत में इन दिनों नीतीश कुमार के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। इस साल बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर बीजेपी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। बीजेपी के मन में क्या चल रहा है ये आपको बताने वाले हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री रोकने के लिए बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता साजिश रच रहे हैं। ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। ये खबर भी आपके सामने होगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने दूसरी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों की बदहाली पर बड़े खुलासे हुए। पूरी रिपोर्ट आपके लिए डिकोड करेंगे और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे मौसम का मूड खराब है। तो भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार की राजनीति की, जहां इन दिनों हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, 2025 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आरजेडी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जीते तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर फिर से एनडीए को सत्ता मिली तो नीतीश कुमार को ही कुर्सी मिलेगी। इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कल बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि नीतीश सीएम थे, हैं और रहेंगे, मतलब नीतीश ही चेहरा। लेकिन आज बिहार बीजेपी के बड़े नेता प्रेम कुमार ने इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नीतीश भी चेहरा। ऐसे में एनडीए में सीएम फेस की गुत्थी सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझती नजर आ रही। आरजेडी के लिए मौका मुफीद है। ऐसे में एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को खटारा और ओल्ड मॉडल करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के नेता जेडीयू को महाराष्ट्र की याद दिला रहे हैं। जहां नतीजे बदले तो सीएम का चेहरा भी बदल गया। यानी आरजेडी नीतीश को डरा रही है और डरा कर डोरे भी डाल रही है। दूसरी ओर बीजेपी बिहार के पुराने नतीजों की मिसाल दे रही है। बता रही है कि जब नीतीश कुमार की सीटें कम आई थी तब भी बीजेपी ने उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया था। कुल मिलाकर पिक्चर क्लियर नहीं है। ऐसे में नेता ही नहीं, जनता भी पसुपेश में है। आलम यह है कि बिहार की पॉलिटिक्स किसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो गई है, जिसका क्लाइमैक्स यकीनन बेहद रोमांचक होगा। अभी मैं आपको उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाती हूँ। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। अब उनका समय पुराना हो चुका है। नीतीश जी इज ओल्ड मॉडल। उनके कुशल नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं, आज भी और कल भी रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही दूसरा एकनाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं। जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। उनका काम है ना, उनका पार्टी के कौन रहेगा नहीं रहेगा वो जाने, वो लोग सब पूछिए। नीतीश कुमार को आप बिहार की सत्ता का सुपर हीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में जिधर नीतीश उधर सत्ता। यही वजह है कि वो दोनों ही खेमों के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको बिहार विधानसभा के पिछले 4 चुनाव का अंक गणित मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले 2020 यानी पिछला चुनाव, जब नीतीश बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए को कुल 125 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली। 8 सीटें अन्य के खाते में गई। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 19.5%, जेडीयू को 15.4% और अन्य सहयोगियों को 2.4% वोट मिले। अब जरा 2015 के नतीजे देखिए। जब नीतीश आरजेडी के साथ थे, तब महागठबंधन को कुल 178 सीटें मिली। इनमें आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी को 18.4%, जेडीयू को 16.8% और कांग्रेस को 6.7% वोट मिले। ये आंकड़े सिर्फ जीतने वाले गठबंधन के हैं। अब अगर 2010 की बात करें तो उस चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ थे और तब एनडीए को कुल 206 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 91, जेडीयू को 115 सीटें मिली। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 16.5% और जेडीयू को 22.23% वोट मिले। वहीं नवंबर 2005 में जब नीतीश बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए को कुल 143 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 55, जेडीयू को 88 सीटें मिली,
जबकि वोट शेयर के लिहाज से बात करें तो बीजेपी को 15.7% और जेडीयू को 20.5% वोट मिले। इन चारों चुनाव में एक कॉमन फैक्टर है, हर चुनाव के बाद सीएम नीतीश ही बने। इस दौरान उनके पास कम से कम 15% वोट अटूट रहा और ये वोट ही बिहार में सत्ता की कुंजी और गारंटी है। लिहाजा बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए नीतीश जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी साबित होते आए हैं। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव भी अक्सर नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खुले होने की बात कहते आए हैं। लेकिन नीतीश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब और इधर उधर नहीं करने की गारंटी दे चुके हैं। इसकी एवज में पीएम ने भी हाल ही में उन्हें लाडला सीएम कहा था। लेकिन सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में जेडीयू को बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के लिए सीएम पद की गारंटी चाहिए और ये मांग कोई और नहीं बल्कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार कर रहे हैं, जिनके खुद भी राजनीति की पिच पर उतरने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। चर्चाएं ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, निशांत की ख्वाहिश है कि एनडीए उनके पिता नीतीश को चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित करे, लेकिन खुद पॉलिटिक्स में एंट्री के सवाल को वो लगातार टाल रहे हैं। लेकिन अब विरोधी ही नहीं, पार्टी के अंदर भी ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि पार्टी की संभालिए पतवार, राजनीति में आइए निशांत कुमार। जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए। लोकतंत्र के धरती पर जन्म लेने वाले लोकतंत्र के तपस्वियों को कोई रोकने की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। नीतीश कुमार जी को तय करना है आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। एकदम आना चाहिए, सभी को राजनीति करने का हक है। वो निशांत आ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश। नेता ही नहीं, आम लोग भी नीतीश से निशांत को अपना सियासी वारिस घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो निशांत में नीतीश का अक्स देख रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? किसी को यहाँ पे रोक नहीं है। जो अगर नॉलेजफुल आदमी है सभी का स्वागत है, लेकिन बशर्ते आने का मकसद होना चाहिए विकास। विकास जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कितना भी बाहर से कोई आ जाए, विकास मेन फोकस होता है विकास। सपोर्ट में है नीतीश कुमार सर के भी सपोर्ट में, क्योंकि रोजगार बहुत दिया है सर। हम आना चाहिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर शिक्षा में सुधार की बात आएगी और शिक्षा में सुधार करेंगे तो आना उनका चाहिए, समझ गए ना। अगर रोजगार की बात करेंगे तब उनको आना चाहिए कि नीतीश कुमार के बेटे का स्वागत करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल स्वागत है उनका। अब बिहार की राजनीति की बात हो और उसमें कास्ट फैक्टर यानी जाति का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? सच ये है कि राजनीति का परिणाम ही जाति के गुना भाग और जोड़ घटाव पर टिका है। यही वजह है कि चुनावी माहौल में हर नेता अपनी अपनी जाति की ताकत दिखा रहा है। इसमें सबसे नया नाम जीतन राम मांझी का है, जिन्होंने पटना में आज दलित समागम किया। इसमें आए तो नीतीश कुमार भी, लेकिन सिर्फ चेहरा दिखाकर चलते बने। ऐसे में आइए बिहार की राजनीति में जाति का नया हिसाब किताब समझते हैं। पटना में दलित समागम हुआ। जीतन राम मांझी मेजबान थे। मेहमानों में नीतीश कुमार भी थे, जो आए भी और मंच पर सिर्फ 2.5 मिनट गुजारने के बाद चले भी गए। इसी में उनका 18 सेकंड का संबोधन भी शामिल है। काम से क्या जाना है। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहाँ आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह इतनी भर है? क्या नीतीश और मांझी के गिले शिकवे अभी दूर नहीं हुए हैं? दोनों नेताओं में खट्टे मीठे रिश्तों का दौर 2014-15 से ही जारी है, जब नीतीश ने ही मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया भी और उतारा भी। खैर, वो दौर गुजर चुका है।
अब दोनों एक बार फिर एनडीए की छतरी के नीचे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मांझी की अपनी पार्टी हम वजूद में है, जिसके वो इकलौते लोकसभा सांसद और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन अब बिहार में चुनाव करीब है, ऐसे में गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की जुगत लगाई जा रही है। मुमकिन है कि इसी मकसद से मांझी ने ये दलित समागम किया हो, क्योंकि बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है। इनमें मांझी की जाति मुसहर की तादाद 3.08% है, जबकि एनडीए में ही शामिल चिराग पासवान की जाति की आबादी 5.31% है। आबादी के हिसाब से चिराग पासवान का पलड़ा भारी है, जिनकी पार्टी एलजेपी के लोकसभा सांसद भी 5 है। अंतर इतना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए के साथ नहीं थे, जबकि मांझी 7 थे, जिन्हें गठबंधन में लड़ने के लिए 7 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार उनकी मांग इससे तिगुनी ज्यादा है। वो पहले ही 20 सीटों पर दावा ठोक चुके हैं और अब दलित समागम के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन पार्टी ज्यादा नेतृत्व दे सकता है, जिसको सहयोग देने से अपना हक ले सकते हैं, वैसे लोगों के पक्ष में एक होकर के हमारा दलित समाज मतदान करेगा। ऐसा नहीं है कि एनडीए कैंप में ही जातीय गोलबंदी चल रही है, महागठबंधन की तरफ से भी इसकी पुरजोर कवायद चल रही है। इसी महीने की 9 तारीख को पटना में आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने तेली हुंकार रैली का आयोजन किया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने भी शिरकत की थी। तेली समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन आरजेडी की सेंधमारी की कोशिश से बीजेपी अलर्ट हो गई और नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में फौरन तेली समाज के विधायक मोतीलाल प्रसाद को जगह मिल गई। आमतौर पर कुर्मी वोट बैंक पर नीतीश कुमार का एकाधिकार है, लेकिन इसी 19 फरवरी को बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने कुर्मी एकता रैली की, जो कभी जेडीयू में ही थे। इस रैली में नीतीश कुमार को भी आना था, मगर वो आए नहीं। इस सम्मेलन की सफलता का असर कहिए या फिर गठबंधन की केमिस्ट्री में जाति का फॉर्मूला, 26 फरवरी के मंत्रिमंडल विस्तार में कुर्मी नेता कृष्ण कुमार मंटू को भी जगह दी गई। जाहिर है असली मकसद सत्ता है, जिसके लिए A to Z यानी हर जाति का समर्थन जरूरी है, और यही वजह है कि बिहार में सत्ता के दावेदारों के बीच जातीय रैलियों की होड़ मची है। आइए बढ़ते हैं आगे। बिहार की राजनीति के बाद रुख दिल्ली का करते हैं। दिल्ली की नई सरकार और बदले राजनीतिक माहौल के बीच दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन रहा। इस बीच दिल्ली में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा CAG रिपोर्ट की है। विधानसभा सत्र के 4 दिन में ही रेखा गुप्ता सरकार 2 CAG रिपोर्ट पेश कर चुकी है, और दोनों ही रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी पिछली सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। पहली CAG रिपोर्ट नई शराब नीति पर 25 फरवरी को सदन में पेश की गई, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात सामने आई थी। दूसरी CAG रिपोर्ट आज पेश की गई। यह रिपोर्ट दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई है, जहां राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। विधानसभा में आज पेश की गई CAG रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में कई गड़बड़ियां हुई, कई जगह लापरवाही बरती गई। हम इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट की 4 बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। पहली बड़ी बात, CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र से जो फंड मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरा, दिल्ली के अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की भारी कमी है। तीसरी बड़ी बात, कई अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं तक नहीं है। और चौथा, कई स्वास्थ्य परियोजनाएं सालों से अधूरी पड़ी है। CAG की यह रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किल बढ़ा सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। दिल्ली की सत्ता में आते ही रेखा गुप्ता सरकार ने प्रण लिया था कि 14 CAG रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा, जिनमें से आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी दूसरी CAG रिपोर्ट पेश कर दी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। 240 पन्नों की CAG रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि देश के दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों से लेकर बेड की भारी कमी है। खुलासा हुआ है कि पैसा मिलने के बाद भी उसका ठीक से इस्तेमाल
नहीं हुआ, यहाँ तक कि अस्पताल में जरूरी सेवाएं तक नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा नहीं है, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, जबकि 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं थी। सदन में पेश की गई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि राजधानी के अस्पताल खुद बीमार हैं। अस्पताल में बेड से लेकर डॉक्टरों की कमी है और दिल्ली के अस्पतालों का ये हाल तब है जब केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फंड दिया गया था और सरकार ने उस फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। अस्पतालों में जिन डॉक्टर्स और स्टाफ पर मरीजों की जान बचाने का जिम्मा होता है, अस्पताल उन डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की 21% कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी है। 2 बड़े हॉस्पिटल में 50% से 74% तक डॉक्टर कम है। जो पिछली सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने शिक्षा क्रांति लाए, हम हेल्थ क्रांति लाए, कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके इस दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी सरकार के 3 प्रमुख अस्पतालों के निर्माण में भी देरी हुई और लागत भी कई गुना बढ़ गई। इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण में 5 साल की देरी हुई, जिससे उसकी लागत 314 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। बुराड़ी अस्पताल में 6 साल की देरी हुई, इसकी लागत 41 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह एमए डेंटल अस्पताल फेज 2 में 3 साल की देरी हुई और इसकी लागत भी 26 करोड़ 36 लाख रुपए बढ़ गई। रिपोर्ट कहती है कि अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन पर फंड खर्च ही नहीं किया गया। इसके लिए फंड 52 करोड़ का था, लेकिन इसमें से करीब 31 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। लगातार 5 साल 2017 से लेके 2022 तक की जबकि रिपोर्ट है, लगातार फंड को लैप्स हुआ है। अध्यक्ष जी, 2016-17 में 288 करोड़, 17 में 282 करोड़, 18-19 में 553 करोड़, 2020 में 466 करोड़ और 2020-21 में 191 करोड़। अध्यक्ष जी, ये हालत है इस दिल्ली की हेल्थ क्रांति की, सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति। रिपोर्ट में कोरोना के समय का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए करीब 788 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ 583 करोड़ रुपए ही खर्च किए, यानी आम आदमी पार्टी ने करीब 205 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। सीएजी रिपोर्ट में हुए इन खुलासों से साफ है कि अस्पताल खुद बीमार हैं और इन्हें बीमार करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर है। सिर्फ 4 दिन के अंदर 2 सीएजी रिपोर्ट पेश कर दिल्ली की नई सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रेखा गुप्ता सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। ऐसी ही कुल 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं जिन्हें बारी बारी से सदन में पेश किया जाएगा। इसी बीच 8 स्वास्थ्य सेवाओं पर आई सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली की सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया। और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, भारी रिपोर्टें, एक रिपोर्ट। हम जब हाउस के अंदर जाएंगे तभी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, लेकिन ऐसी तानाशाही चल रही है कि विपक्ष के विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। दिल्ली की वो सरकार जो दावा करती थी हेल्थ क्रांति की, तार तार होती है उनके इन दावों की। आप कोविड के नाम पर, आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे। सरकार में बैठने के बाद भी वही आरोप खेलना चाहते हैं। अगर इसके प्रति ईमानदारी होती तो पहले दिन ही सारी सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई होती। पिछली सरकार ने दिल्ली की जनता को जितना धोखा देना था उतना धोखा दिया। हेल्थ व्यवस्था के नाम पे उन्होंने सिर्फ खाया है। अब हमें क्या पता क्या रखी गई है, हमें सदन के अंदर एंट्री नहीं दी गई है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। हर जगह लोगों की दवा में चोरी, लोगों के स्वास्थ्य की हर चीज में चोरी करती हुई ये सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई। भारत की बात की फोकस से देखें तो जिस तरह से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट पेश कर रही है और दोनों ही रिपोर्ट में घोटाले और गड़बड़ियों का जिक्र है, उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है।
सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मौसम की आ रही है, क्योंकि जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना है वहाँ पर सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश भी हो रही है, वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। मौसम विभाग का ये कहना है कि लगातार एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आने के बाद पूरी कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जो है वो आज रात को रिकॉर्ड की गई है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो या फिर यूपी बिहार में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहते हो या फिर जम्मू कश्मीर में, पिछले 2 दिन से आपके मन में बार बार ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मौसम को हुआ क्या है। जम्मू कश्मीर में पूरे 55 दिन बाद भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर जो करीब 2 महीने से बर्फ और बारिश के लिए तरस रहा था, घाटी में बर्फबारी हुई तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरों को देखकर लगा मानो बादल फट गया। भारी बारिश के बाद तबाही की जो तस्वीरें हम जुलाई महीने में देखते थे, वैसी तस्वीरें फरवरी में आकर डरा रही हैं। दिल्ली में फरवरी महीने में न्यूनतम तापमान 74 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जबकि मुंबई में अभी से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। इन सब के बीच सबसे बुरी खबर उत्तराखंड के चमोली से आई, जहां ग्लेशियर टूटने के बाद 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए, जिनमें से 32 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 25 मजदूरों की तलाश जारी है। जब आंखें इंतजार करते करते थक गई, जब मार्च के शुरू होने की आहट हुई, तब जाकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी होने लगी। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि जनवरी की जमा देने वाली सर्दी का वक्त है, लेकिन मौसम की उठापटक देखिए। जब बर्फबारी की सारी उम्मीदें खत्म होने लगी थी, तब सिर्फ बर्फ नहीं गिरी है, बल्कि अपने साथ भयानक तूफान लेकर आई। तो ऊपर से आ रहा है पूरा, वो देखो आ रहा है, तुमको दिख रहा है? आई डोंट नो। लेफ्ट में देखो। हाँ, क्या कर रहा है? भाग रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां स्की रिजॉर्ट है और कुछ लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। उसी वक्त बर्फीले तूफान के आने की खतरनाक दस्तक होती है। वो देखो आ रहा है, तुमको दिख रहा है? आई डोंट नो। लेफ्ट में देखो। वीडियो बनाने वाला शख्स गिर जाता है, कैमरा हिलने लगता है और कुछ नहीं दिखता। हाँ, क्या कर रहा है? भाग रहा है। ऐसा लगता है कि मानो बर्फ का कब्रिस्तान बन गया हो और चंद सेकंड बाद वीडियो बनाने वाला शख्स दिखाई देता है। मैं गिर गया था इधर। चलो चलो, मेरा ग्लव्स गया, सब कुछ गया। अगली तस्वीर देखिए। मॉनसून के महीने में ऐसी तबाही की तस्वीरें तो हिंदुस्तान ने कई बार देखी हैं, लेकिन फरवरी महीने में बादल फट गया हो, ऐसा पहले तो नहीं सुना था। अब आया खतरनाक, ओए अब आया, ओए नाले में बादल फटते हुए देखो।
तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बादल फटने के हालात पैदा हो गए। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने से लेकर रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। मौके पर पहुंच पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। तबाही की गवाही बनकर अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली से आई है, जहां बारिश और बर्फ को भेदते हुए गाड़ियां इस तरीके से अपना रास्ता तय कर रही हैं। मनाली से थोड़ा नीचे कुल्लू की तस्वीर देखिए, जहां 24 घंटे की भारी बारिश के बाद हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। नाला भरा हुआ है, ये गाड़ियां देखो यहाँ पर सड़क के किनारे पूरी डूब चुकी है। 3 गाड़ियां यहाँ फंसी हुई है, 3 व्हीलर है, 2 कारें हैं, पूरा मलबे से डरे हुए हैं। बारिश की तो 48 घंटे हो चुके हैं, अभी और भी संभावना है बारिश की। तो बारिश लगी हुई है, बारिश बंद तो हुई नहीं है अभी तक। हालात इतने खराब हैं कि कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम के बदलते मूड की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन फरवरी महीने के आखिरी दिन जिस खबर ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, वो खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से आई। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की है। सुबह 7:15 बजे का वक्त हो रहा था। बद्रीनाथ और तिब्बत की सीमा से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर माड़ा गांव के बीच 57 मजदूर मौजूद थे, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप में थे। इसी दौरान अचानक ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई और इस दुर्घटना में 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे। उठा के ले जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं आया। अरे इसको उठा लेंगे, बाकी बंदे को तो ले आओ जो और बच रहा है। इन तस्वीरों को देखकर पता चल रहा है कि बचाव अभियान कितना मुश्किल है। लगातार बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फ के बीच सेना के जवान मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे हैं। बर्फ हटाने वाली गाड़ियों से पहले रास्ता साफ किया जा रहा है और पीछे पीछे घायल जवान मजदूरों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। अपने 4 बंदे इस समय वेदर कंडीशंस बहुत खराब हैं, लेकिन इस दौरान भी हमारी इंडियन आर्मी के लोग इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। मैं वहाँ जो ऑफिसर हैं उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो वहाँ पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज़्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका खाने पाने का ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के लिए बैठक की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना ही हमारी प्राथमिकता है। कि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। 25 मजदूरों की जान बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें जुटी हुई हैं। लेकिन एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से मौके पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से जगह जगह पर रास्ते बंद हो चुके हैं। दरअसल ये आफत बहुत बड़ी बन गई है, क्योंकि ग्लेशियर सिर्फ माना गांव के पास ही नहीं टूटा है, बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मौसम ने इमरजेंसी वाले हालात पैदा कर दिए हैं। हादसा कितनी मुश्किल जगह पर हुआ है उसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पांच 5,630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माणा पास उत्तराखंड के सबसे ऊंचे दर्रों में गिना जाता है। ये वो दर्रा है जहां से होकर कभी भारत और तिब्बत के बीच करोड़ों का व्यापार हुआ करता था। भारत और तिब्बत बॉर्डर से जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला गांव माणा ही मिलता है, जिसे तिब्बत के साथ व्यापार के चलते बेहद समृद्ध गांव माना जाता था। माणा गांव का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। सरस्वती नदी के तट पर बसा और बद्रीनाथ धाम से सिर्फ
5 किलोमीटर दूर है माणा गांव। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो इसी गांव से निकले थे। माणा गांव का कोना कोना महाभारत काल की घटनाओं को सुनाता और दिखाता है। ये वो गांव है जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब ये भारत का पहला गांव बन चुका है। लेकिन आखिरी गांव से माणा भारत का पहला गांव कैसे बना? दरअसल अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे थे तो उन्होंने माणा को पहला गांव कहा था। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। इसलिए पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। इसके बाद से 2000 की आबादी वाला ये माणा गांव पर्यटन का केंद्र बन गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह हुई दुर्घटना के बाद से माणा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। करीब 40 मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। स्थिति कितनी भयावह है क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा है? मौसम अभी भी बहुत ख़राब है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही मौसम खुले वैसे ही हेली से रेस्क्यू हो जाए, और वहाँ पे ITBP, पुलिस और SDRF वो लोग सब मौके पे हैं। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी नहीं दी जा सकती है। बहुत दूर तक साफ देख पाना भी एक चुनौती साबित हो रहा है। पूरे ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं। हमारी जो उच्चाधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर मौसम नहीं खुलेगा तो राहत और बचाव कार्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ नहीं पा रहे हैं। जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक हेलीकॉप्टर से बचाव और राहत कार्य हो नहीं सकता। और जो बाई रोड राहत और बचाव कार्य की टीमें रवाना की गई हैं वो भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ में फंस गए हैं। अब सारा दारोमदार मौसम का है कि कब मौसम खुलेगा और कब राहत और बचाव कार्य हो पाएगा। मौसम इतना ज्यादा खराब है कि शाम को करीब 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। जिस जगह पर ग्लेशियर टूटा है वहां 8 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। मौसम सामान्य होने के बाद ही दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मौसम की वजह से पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये शब्द बार बार सुनते होंगे आप, लेकिन इस बार ये इतना शक्तिशाली है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तस्वीर ही बदल दी है। ये वो कश्मीर है जहां 55 दिनों से लोग आसमान की तरफ बारिश के लिए ताक रहे थे। वो कश्मीर जहां लोग ये कहने लगे थे कि अल्लाह उनसे नाराज हो गया है, इसलिए घाटी में इतने खराब हालात पैदा हो गए हैं। अल्लाह भी ऊपर नाराज हो गया हमसे। पूरा कश्मीर में आप देख लीजिए, बदकिस्मती हमारी है कि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारे हो गए पानी का। लेकिन 2 दिन में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हर जुबान से बस अल्लाह का शुक्र है सुनाई दे रहा है। तो अच्छी बात है, इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बर्फबारी स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम पे रहम है, क्योंकि बर्फबारी ज़रूरी है। कश्मीर का मौसम जो है उसमें बर्फबारी बहुत अहमियत रखती है। ये कश्मीर की फिजा है, क्योंकि अगर कश्मीर बर्फ की बिना कश्मीर कुछ नहीं है। सोनमर्ग से लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें देख लीजिए। सड़क से लेकर पेड़ की पत्ती तक तिनका तिनका बर्फ में ढका हुआ ही दिखाई देगा। गुरेज की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 4 फीट ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। जोजिला पर भी तकरीबन 2 फीट ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। दक्षिण कश्मीर में कहे तो कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग के ऊपरी इलाकों में 2 से लेकर 4 फीट तक ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते सड़क यातायात बाधित हुआ है।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर हिमस्खलन, भूस्खलन और शूटिंग स्टोन्स के आने की वजह से फिलहाल सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। देश के कोने कोने से आए टूरिस्ट कश्मीर की बदली तस्वीर को देखकर गुनगुना रहे हैं। मौसम बेमिसाल से करीब है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। और अपील कर रहे हैं कि खूबसूरती देखने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है, आप कश्मीर आइए। पेरिस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड कहीं भी आप जाओ, इससे खूबसूरत मौसम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कश्मीर ही सबसे बढ़िया है। स्विट्जरलैंड से बहुत अच्छा इधर लगा। मैं सबको बोलती हूँ कि स्विट्जरलैंड से अच्छा ये कश्मीर है हमारा। अब जरा कश्मीर से आई एक हफ्ते पहले की तस्वीर देखिए, जब बारिश और सूखे की आशंका के चलते घाटी के लोग खौफ से रो रहे थे। कश्मीर में 55 दिनों के सूखे की वजह से बारिश और बर्फबारी की 80% की कमी हो गई थी। डर था कि पीने के पानी तक की किल्लत हो जाएगी। इन सालों में ये पहली बार हुआ है कि ऐसा मौसम हमें देखने को मिल रहा है। पूरे नदी नाले जो है वो सूख रहे हैं। हमारे जो ग्लेशियर है वो ख़त्म हो गए हैं। बर्फ़बारी न होने की वजह से हमारा जो हॉर्टिकल्चर का शोबा है वो ख़राब हो जाएगा, हमारा एग्रीकल्चर है। लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद किसानों के चेहरे चमक उठे हैं। सेब के किसानों से लेकर पर्यटन क्षेत्र तक मानो नई जान आ गई है। सूखे गले तक पानी पहुंच जाए तो खुश होना लाजमी है, लेकिन मौसम का ये पैटर्न खतरे की घंटी है जो देश के कोने कोने तक किसी न किसी रूप में दस्तक दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ भारत की बात में आज फिलहाल इतना ही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।